नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 110 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर होगा ये दिसंबर 2023 का है, जहां इसके एक एक क्वेश्चन के आंसर की हम व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 110 का संबंध वैश्विक राजनीति से है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से है। क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 मार्क्स का आएगा। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। 8 क्वेश्चन होंगे आपके पास और उन 8 क्वेश्चनों में से किन्हीं 5 क्वेश्चनों के उत्तर आपको देने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप मैक्सिमम 400 शब्दों में करोगे। देखो, वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अब आपको ना 20 सीट नहीं मिलेगी, एक ही सीट में जो है वो सारे के सारे आंसर आपको करने हैं। पेपर जो है वो 2 खंडों में बटा होगा। एक खंड से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक खंड से आपको 3 क्वेश्चन करते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि जिस भी यूनिट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस यूनिट से आप 3 क्वेश्चन कर देना, दूसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन कर देना। अब हम क्वेश्चन के आंसर की बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच संबंधों की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो मैंने आंसर की भी ये पीडीएफ बना रखी है, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चनों के जो है आंसर प्रॉपर वे में मिलेंगे और आप पेपर में इसी तरीके से बिल्कुल अपने आंसर लिख सकते हो। मैंने ये भी बताया आपको कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से आया है। तो देखो, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच संबंधों की जांच कीजिए। जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बना है चैप्टर नंबर 2 से। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में 2 शब्दों पर जोर दिया गया है। पहला शब्द है वैश्वीकरण और दूसरा शब्द है संप्रभुता। तो सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों को जान लें ताकि उसके बाद आंसर लिखने में हमारे लिए आसानी हो। तो देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो वैश्वीकरण का मतलब यह है कि विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल। आज आप देख रहे हो कि पूरे विश्व की जो कनेक्टिविटी है वो किसकी वजह से है, व्यापार की वजह से तो है। आज हर एक देश के व्यापारिक संबंध है एक दूसरे से। पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो पूरी की पूरी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं व्यापार के ही आसपास घूम रही है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ? तो वैश्वीकरण का मतलब हुआ विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल है वैश्वीकरण, जहां पूरा विश्व एक हो चुका है व्यापार के जरिए। अब वैश्वीकरण में 4 चीजों का फ्लो होता है। पहला होता है पूंजी, यानी कि वैश्वीकरण से बड़ी मात्रा में पूंजी एक देश से दूसरे देश में आवाजाही करती है। दूसरा, वस्तु आवाजाही करती है। तीसरा, व्यक्ति आवाजाही करता है और फिर व्यक्ति के साथ उसके विचार। तो वैश्वीकरण के माध्यम से पूंजी, वस्तु, व्यक्ति और विचारों का प्रभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी देश की राजनीति पर वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। तो सबसे पहले आप वैश्वीकरण को डिफाइन करोगे यहाँ पर कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है भाई। वैश्वीकरण का मतलब है विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ने वाला एक जाल, जहां वैश्वीकरण के माध्यम से पूंजी, वस्तु, व्यक्ति और विचार एक देश से दूसरे देश में मुक्त रूप से आवाजाही करते हैं। इसके साथ साथ वैश्वीकरण की वजह से किसी देश की सिर्फ अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था ही प्रभावित होती है, सांस्कृतिक व्यवस्था ही प्रभावित होती है। आज पूरे जो विश्व की राजनीति है वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के नियमों के आसपास ही घूम रही है, क्योंकि हर एक देश अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये वैश्वीकरण है ये राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित करता है। तो देखो, संप्रभुता का मतलब क्या होता है। देखो, संप्रभुता का इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेंटी। तो सॉवरेंटी का मतलब होता है कि भाई हर एक देश की अपनी एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है, यानी कि संप्रभुता का अर्थ है अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर राज्य की निर्णय लेने की शक्ति। भाई एक देश है, इस देश के अंदर जो भी घटित हो रहा है, तो इस देश के अंदर जो भी घटित हो रहा है उसमें निर्णय कौन लेगा? उस देश की सरकार। जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया, भारत की अगर सीमाओं की अगर हम बात करें तो भारत की सीमाओं के अंदर सारे निर्णय लेने की शक्ति भारत सरकार की है। और अगर इस शक्ति को कोई भी प्रभावित करता है तो हम कहते हैं कि भारत की संप्रभुता में कमी आएगी। तो कोई आपसे पूछे भाई संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति, अपने निर्णय लेने की शक्ति है। तो आजकल क्या है, वैश्वीकरण की वजह से देश की जो ये पावर है ये कम होती जा रही है। तो सबसे पहले आप वैश्वीकरण को समझाओगे, फिर संप्रभुता को समझाओगे। वैश्वीकरण के बारे में क्या बताओगे आप कि वैश्वीकरण व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल है, जिसकी वजह से किसी देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। फिर आप बताओगे संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। हर एक देश आज़ाद है और वो अपने बारे में क्या सही है क्या गलत है अपने आप खुद डिसीजन ले सकता है। उस देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो खुद डिसीजन ले सकता है। उसे किससे व्यापार करना है किससे नहीं करना है ये खुद डिसीजन उसे लेना चाहिए। किस देश के साथ संबंध अच्छे बनाने किस देश के साथ नहीं बनाने ये उसका निर्णय होना चाहिए। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ,
तो ये भारत और पाकिस्तान का अपना निजी मामला है। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों संप्रभु देश हैं तो कोई तीसरा बंदा इनके मामले में टांग नहीं अड़ा सकता, और भारत इस बात को कहता भी है। तो सिंपल सी बात है, हर एक देश संप्रभु है आज के टाइम पे, और संप्रभु का मतलब होता है कि अपने निर्णय हम खुद लें। अगर कोई बंदा हमारे निर्णय ले रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी संप्रभुता खतरे में है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैश्वीकरण की वजह से संप्रभुता कैसे प्रभावित हो रही है। तो देखो भाई, वैश्वीकरण की वजह से संप्रभुता प्रभावित हो रही है क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में ये देखा गया है संप्रभुता वैश्वीकरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, और इसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव है। ये माना जा रहा है कि आज जो बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है इससे हर एक देश की जो संप्रभुता है वो कम हो रही है। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण और आर्थिक संप्रभुता में क्या संबंध है। तो वैश्वीकरण की वजह से देशों की आर्थिक संप्रभुता जरूर प्रभावित होती है, क्योंकि जब वैश्वीकरण होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे देश हैं उनके निर्णय लेने की जो पावर है वो कम हो जाती है। तो कह रहा है वैश्वीकरण की वजह से देशों की आर्थिक संप्रभुता प्रभावित हो रही है। बड़े पैमाने पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी मार्केट बनाई जा रही है, इसकी वजह से एक छोटा देश जो है वो बड़े देश के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता। उदाहरण के लिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो आर्थिक संस्थाएं हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये किसी भी देश की राष्ट्र नीतियों को प्रभावित करती हैं। देखो मैं इसे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कोई एक छोटा देश है और वो बड़े देश से कर्जा ले रहा है, या फिर वो IMF से कर्जा ले रहा है, WTO से व्यापारिक नियम बना रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहा है, तो उस देश को उसके हिसाब से काम भी तो करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, आप जिससे कर्जा लोगे, कोई देश आपके ऊपर, मान लो कोई देश है वो चाइना से कर्जा ले रहा है, तो अगर वो चाइना से कर्जा ले रहा है तो उसे चाइना के हिसाब से फिर काम भी तो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता कमजोर भी तो होगी, और कर्ज एक ऐसी चीज़ होती है। इसके अलावा मान लो अमेरिका हमारे देश में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो फिर हमें अमेरिका के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम अपने खुल के डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अमेरिका के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत जो है वो रूस के खिलाफ वोट का प्रयोग नहीं कर सकता। तो वैश्वीकरण की वजह से ना कहीं आर्थिक संप्रभुताएं कम हुई हैं। आर्थिक रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या हो गए, लगभग कमजोर हो चुके हैं। उसका कारण ये है कि भाई जब भी कोई देश आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर आपको उसकी जीवजूरी तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी ना। तो वैश्वीकरण और आर्थिक संप्रभुता का मतलब समझ गए आप, कि वैश्वीकरण की वजह से देशों की आर्थिक संप्रभुता प्रभावित होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। हालांकि क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होता है, वित्तीय बाजार जो है एक दूसरे से निर्भर हो जाते हैं, पूरा देश एक तरीके से पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है, और ऐसे में कोई भी देश आर्थिक रूप से अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता, कोई भी नई पॉलिसी खुद नहीं चला सकता। बड़ी बड़ी MNCओं का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, उसे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और WTO के नियमों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रकार से किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है। अब जो आम जनता है वो यूँ कह देती है सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, क्योंकि आम जनता को IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक के नियम भी तो नहीं पता। अब देखो, वैश्वीकरण ने कई देशों को आर्थिक विकास और बाजार तक पहुंच प्रदान करी है, ये इसका पॉजिटिव है। क्योंकि देखो छोटे छोटे जो देश हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना उन देशों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से नहीं है, तो ऐसे में बड़े बड़े देश वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर रेलवे का निर्माण करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का निर्माण करवाते हैं, और फिर उस देश से कर की उगाही करते हैं, यानी कि टैक्स बटोरते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे देशों का भी विकास होता है। जैसे हम बात करें अपने देश की, तो हमारे यहाँ मेट्रो जो है वो जापान ने इन्वेस्टमेंट किया। तो इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये है साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ऐसे ही इंडिया भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। भूटान में इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, नेपाल में इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। तो वैश्वीकरण की वजह से जो छोटे छोटे देश हैं इनका आर्थिक विकास हो पाता है, और इनकी भी जो बाजार हैं इंटरनेशनल मार्केट में पहुँच पाती है, लेकिन इनके निर्णय लेने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, आप ये समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण किसी देश की राजनीतिक संप्रभुता को कैसे प्रभावित करता है। देखो, राजनीतिक संप्रभुता का मतलब है सरकार के निर्णय लेने की शक्ति, लेकिन वैश्वीकरण ने सरकार के निर्णय लेने की शक्ति को भी क्या किया है, प्रभावित किया है। राजनीतिक कार्यों में भी सरकार की कमी ला दी है। अब देखो, सरकार का मेन काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर के काम करना, यानी कि समाज के कल्याण के लिए काम करना। लेकिन आज के टाइम पे समाज के कल्याण के लिए कौन काम कर रहा है, बाजार काम कर रहा है। भाई प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट रेलवे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो जबकि ये सारे काम किसके होने चाहिए, गवर्नमेंट के, कि ट्रांसपोर्टेशन जो है गवर्नमेंट का होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट का होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेकिन वैश्वीकरण की वजह से एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बदलता जा रहा है, हेल्थ सेक्टर प्राइवेट में बदलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी देश के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इन बड़ी बड़ी संस्थाओं पर इन्वेस्ट कर सके। तो वैश्वीकरण की वजह से राष्ट्रीय सरकारों के निर्णय लेने की शक्ति में कमी आ रही है। वैश्वीकरण के जो आलोचक हैं
वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से राज्य की क्षमताओं में कमी आई है। आज राज्य का काम सुरक्षा करना रह गया है और वो भी नहीं हो पा रहा है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे मैंने अभी बताया, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, आईएमएफ, ये विश्व में संधियाँ बनाते हैं और लोग जो हैं, विश्व के जो देश हैं, वो इन संधियों में फंस जाते हैं और उन्हें उन नियमों का पालन करना पड़ता है। वैश्वीकरण की वजह से ह्यूमन राइट्स के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण को बचाने के जो मुद्दे हैं, इससे किसी भी देश पर दबाव बढ़ता है और ऐसे में राष्ट्र की जो राजनीतिक संप्रभुता है वो प्रभावित होती है, यानी कि राज्य के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अब हम बात कर रहे हैं संस्कृति की। हर एक देश का देखो अपना एक कल्चर होता है, हर एक देश के अपने कुछ खाने पीने के अलग तरीके होते हैं, अलग अलग व्यंजन फेमस होते हैं हर एक देश के। हर एक देश के कपड़े जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं और वो अलग तरीके से फेमस होते हैं। तीज त्यौहार जो हैं वो अलग तरीके के होते हैं। तो वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को जोड़ दिया संस्कृति के मामले में। आज आप देखते हो भारत जैसे देशों में बड़े पैमाने पर वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है। हम पश्चिमी जो है कपड़े पहन रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं, वेस्टर्न खाना खा रहे हैं। तो वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है, ये विश्व में भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है, ये पॉजिटिव है। लेकिन इसकी वजह से जो है छोटे छोटे देशों की संस्कृति खत्म होती जा रही है और बड़े बड़े देशों की जो संस्कृति है वो हावी होती जा रही है। तो हम वर्तमान में ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े देशों की संस्कृति छोटे छोटे देशों की संस्कृति पे हावी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे देशों की संस्कृति समाप्ति की ओर है। उदाहरण के लिए भारत जैसे देशों में आप देखोगे लगातार संस्कृति का पश्चिमीकरण हो रहा है, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। लोग अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार भूलते ही जा रहे हैं। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कुछ वैश्वीकरण के। अगली बात है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब देखो किसी भी देश को अगर सर्वाइव करना है आज के टाइम पर, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए ही चाहिए, हर एक देश का कॉपरेशन चाहिए चाहिए। तो वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं हर एक देश को सहयोग के लिए बढ़ावा दिया है। जैसे पर्यावरण के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर हर एक देश क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, मंच आयोजित कर रहा है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहा है। क्योंकि देखो कोई भी देश जब भी आगे बढ़ेगा जब उसका व्यापार आगे बढ़ेगा। लेकिन आतंकवाद जैसी जो समस्याएं हैं ये विकास की राह में रोड़े अटकाती हैं। जैसे पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, बांग्लादेश एक आतंकवादी देश है, तो इनका डेवलपमेंट भी कितना है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा यहाँ पर। अभी आपने सुना होगा 4-5 महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान में एक मॉल खुला और उसे लूट लिया गया। तो जहाँ पर आतंकवाद होएगा तो उस देश में इन्वेस्टमेंट भी तो सिंपल सी बात है कम होगा। जहाँ पर सिक्योरिटी होगी वहीं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। सेम पर्यावरण का खतरा, अगर कहीं पर पर्यावरण का प्रदूषण बहुत ज़्यादा स्तर तक पहुँच चुका है तो फिर वहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि लोगों का जीवित रहना भी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बाधाएं हैं कुछ जिसके लिए पूरे विश्व के सहयोग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप सहयोग पर जाओगे तो आपको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको भी समझौता करना पड़ेगा। और जहाँ समझौता होता है वहीं पर हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है, निर्णय लेने की जो आज़ादी है वो कम हो जाती है। क्योंकि निर्णय तो आप जब ही ले सकते हो ना जब आप स्वतंत्र हो, लेकिन जब आप समझौता कर रहे हो, किसी ग्रुप में जुड़ रहे हो, तो आपको भी उस ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वैश्वीकरण के सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी हैं। वैश्वीकरण से बहुत सारे देशों को नॉलेज भी मिली है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी का जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, संसाधन मिले हैं बहुत सारे देशों को, रोजगार का स्तर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं संप्रभुता घटी है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ी भी हैं, नई नई टेक्नोलॉजी मिली है, डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच का जो संबंध है वो एक संतुलन पर आधारित है। एक तरफ वैश्वीकरण ने देशों को जोड़ा है, नई नई संभावनाएं बनाई हैं, पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है, भाईचारे की भावना बढ़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई है, संप्रभुता भी प्रभावित हुई है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को आंसर देने में सक्षम हो। बाकी चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो भाई चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेना, उसमें यह हेडिंग बनी हुई है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो अगला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है कि WTO के मुख्य कार्य बताओ कुछ, और फिर WTO की मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बताओ। यानी कि एक तरीके से इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण कार्य बताओ, दूसरा पूछ रहा है WTO के मार्गदर्शक सिद्धांत बताओ। चलो अब इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम आपसे। देखो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं WTO के कार्यों की। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो सबसे पहले हम WTO के कार्यों की बात करेंगे और फिर उसके बाद WTO के मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करेंगे। क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें WTO के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को ये संगठन अस्तित्व में आया।
इस संगठन पर शुरुआत में 15 जनवरी 1994 को 124 देशों ने साइन करे और फिर उसके बाद 1 जनवरी 1994 को ये बन गया। तो WTO में बस आपको ये ध्यान रखना है, ये तो मैंने लिख दिया है, किताब में लिखा था इसलिए, क्योंकि WTO जो है तो आप ये बताओगे 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य यह है कि देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा किया जाए। क्योंकि देखो, किसी देश के बीच में व्यापार में दिक्कत कब आती है? जब एक देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है। जैसे आज के टाइम पर आप देख रहे हो, अमेरिका दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट हैं उस पर टैरिफ लगा रहा है। तो भाई देखो, ये एक देश ए है, ये एक देश बी है। अब ये ए देश बी देश में अपना सामान बेचना चाहता है, तो ए देश का सामान बी देश में जब तो बिकेगा जब उसकी प्राइस थोड़ी सी कम रहेगी। तो ऐसे में बी देश क्या करेगा? इस देश के प्राइस पर टैक्स लगा देगा। अब ऐसे में इस देश के सामान का रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब जब इस देश के सामान का रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा तो फिर ये सामान यहाँ पर जो है इसकी बिक्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए WTO ये कहता है कि भाई हर एक देश ना उतना ही टैरिफ लगाएंगे, उतना ही टैक्स लगाएंगे जितनी ज़रूरत हो। लेकिन अब देखो भाई, जो सुपर पावर होता है उसके लिए क्या ही रूल है, क्या ही रेगुलेशन है। अमेरिका भाई सुपर पावर है, तो वो विभिन्न प्रकार के टैरिफ लगाया जा रहा है ट्रम्प जब से आया है। तो देखो, WTO आपसे पूछें तो WTO की पहले एक भूमिका बताओगे, कब बना ये? 1 जनवरी 1995 को। कैसा संगठन है ये? अंतर सरकारी संगठन है। WTO का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। और राष्ट्रों के बीच को बढ़ावा जब मिलेगा जब हर एक देश अपना शुल्क कम करेगा और जो अन्य बाधाएं हैं उसे भी कम करेगा। अब हम बात करते हैं WTO के कार्यों की। तो WTO के पहला कार्य यह है कि व्यापार के लिए समझौते बनाएगा। तो देखो भाई, जो व्यापार होगा वो एक एग्रीमेंट से होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल क्या होंगे, उस एग्रीमेंट के रूल और रेगुलेशन क्या होंगे, ये कौन तय करेगा? WTO। तो WTO ये चाहता है कि विभिन्न देशों के बीच में व्यापार चलता रहे और ये व्यापार लिखित होता है, एग्रीमेंट होता है, MOU पर साइन किए जाते हैं। और उसका प्रशासन कैसे होगा? कोई बंदा उस समझौते को तोड़े ना, इसके लिए WTO पूरी तरीके से नियम बनाता है। ये समझौते सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो भाई देखो, दो देशों के बीच में डील हो रही है, अब कोई भी देश उस डील को ना तोड़े उस पर साइन होने के बाद, तो उसके लिए ध्यान रखता है कौन? WTO। WTO का दूसरा काम है कि ट्रेड से रिलेटेड जो बातचीत है उसके लिए एक मंच प्रोवाइड करवाता है। यानी कि देखो भाई, किसी भी देश के बीच में संबंध जब ही तो स्थापित होंगे जब वो देश मिलेंगे जुलेंगे, ये पता होगा उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं कितने नहीं हैं। तो WTO अपने मेंबर कंट्रियों को, WTO अपने सदस्य देशों को व्यापार पर बातचीत करने के लिए सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए बात की जाती है, बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में सहयोग किया जाता है। तीसरी बात यह है कि अगर व्यापार से रिलेटेड विवाद हो जाएं तो उन विवादों को भी कौन सॉल्व करता है? WTO सॉल्व करता है। इसके अलावा WTO ये ध्यान रखता है कि विवादों को सॉल्व करते समय निष्पक्षता की नीति अपनाई जाए, यानी कि किसी भी देश के पक्ष में निर्णय ना लिए जाएं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट लिखने में अच्छा लगता है ये सब। अगला है ट्रेड पॉलिसी मॉनिटरिंग। WTO सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी करता है, यानी कि WTO के जितने भी देश मेंबर हैं उनकी व्यापार की कैसी पॉलिसी है, इन सब पॉलिसियों की वो निगरानी करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी लोग WTO के नियमों का पालन कर रहे हैं। पांचवा है तकनीकी सहयोग। WTO क्या करता है, जो थोड़े से गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं, इन देशों को तकनीकी सहयोग भी प्रदान करता है, व्यापार से जुड़ी राय भी देता है, उन्हें ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो विश्व के व्यापार में बेहतर तरीके से भाग ले सकें और कंपटीशन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। अगली बात यह है कि WTO का अगला काम यह है कि विश्व के व्यापार में ट्रांसपेरेंसी। देखो भाई, व्यापार में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो WTO सुनिश्चित करता है कि विश्व व्यापार प्रणाली में पारदर्शिता रहे, सभी जो नियम कानून है वो सभी लोगों के लिए बराबर रहें और व्यापार में स्थायित्व बना रहे ताकि व्यापार विश्वास के साथ चलता रहे, क्योंकि व्यापार में अगर विश्वास नहीं होगा तो व्यापार नहीं चलेगा। अब देखो, WTO के सब काम हैं लेकिन ये सब कॉपियों में किताबों में लिखे हुए हैं। रियल में WTO का अगर आप देखोगे तो इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसकी वजह से अमीर देश अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि WTO के नियम ही इस प्रकार के हैं कि उन नियमों की वजह से बड़े बड़े देशों को ही फायदा होता है। तो ट्रांसपेरेंसी कहने वाली बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी आपसे पूछे भाई WTO के कार्य क्या क्या हैं, तो आप बताओगे WTO विश्व के व्यापार के लिए नियम बनाता है, समझौते बनाता है, सभी देशों को उसमें शामिल करता है, व्यापार के लिए जो है सेमिनार आयोजित करता है ताकि सभी देशों को उसमें सहयोग हो सके, व्यापार से रिलेटेड अगर किसी दो देश में विवाद है तो उन विवादों को भी सॉल्व करता है, ट्रेड पॉलिसी मॉनिटरिंग, यानी कि जितने भी देश WTO के मेंबर हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ क्या हैं, व्यापार के लिए क्या नियम हैं, ये सब की निगरानी रखता है, तकनीकी सहयोग देता है, जो छोटे छोटे देश हैं उन्हें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है ताकि विश्व में व्यापार में कंपटीशन बना रहे, और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी।
अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत क्या हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं जिन पर चलकर डब्ल्यूटीओ अपने आप को व्यापार का सबसे बड़ा संगठन बनाना चाहता है। तो देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों पर चलकर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। डब्ल्यूटीओ का पहला सिद्धांत यह है कि गैर भेदभाव की नीति। गैर भेदभाव की नीति का मतलब यह है कि जो नियम है वो सभी देशों के लिए बराबर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के लिए अलग नियम होंगे, किसी एक देश के लिए अलग नियम होंगे। अगर आप अपने सामान पर 2% का टैक्स लगा रहे हो तो फिर वो सभी देशों के सामान पर 2% का टैक्स होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने पसंदीदा देश को सामान बेच रहा हूँ तो 2% का टैक्स है, किसी और को बेच रहा हूँ तो 3%, ऐसा नहीं। भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो गैर भेदभाव का सिद्धांत ये कहता है कि माल, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार पर डब्ल्यूटीओ के नियम जो है वो शामिल होंगे, जिसमें यह बात होगी कि समानता का सिद्धांत होगा, यानी कि कोई भी देश अन्य देशों के सामान और सेवाओं के साथ समान व्यवहार करेगा, एक जैसे टैक्स लगाएगा। दूसरी बात है राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत। हर एक देश क्या करेगा, अपने घरेलू उत्पादों को और विदेशी सामानों को एक ही रूप में देखेगा, यानी कि हर एक देश के अपने जो लोकल सामान होंगे और जो विदेशों से सामान आता होगा उसे एक रूप से देखेगा। लेकिन ये इसीलिए किया गया है क्योंकि देखो बड़े बड़े देश सामान बना रहे हैं, जैसे हमारे देश में इंडिया का सामान है और चाइना का सामान है, तो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से इंडिया और चाइना के सामान को हम एक जैसा देखें और दोनों को ही मार्केट में बढ़ावा दें। लेकिन रियलिटी इससे अलग है, क्योंकि इससे बड़े बड़े देशों को ही फायदा होता है, क्योंकि छोटे छोटे देश इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होता, तो इससे बड़े देशों को तो प्रॉफिट होगा। कहाँ है समानता का सिद्धांत? लेकिन फिर भी आपको यही बताना पड़ेगा कि डब्ल्यूटीओ का पहला सिद्धांत यह है कि गैर भेदभाव का सिद्धांत है। दूसरी बात यह है कि डब्ल्यूटीओ का दूसरा सिद्धांत है कि व्यापार मुक्त होना चाहिए। देखो, फ्री ट्रेड का मतलब है कि व्यापार में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो पहले हर देश क्या करते थे, दूसरे देश के व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए टैरिफ लगा देते थे। तो डब्ल्यूटीओ ने इस समस्या को कम करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तीसरा सिद्धांत इसका ट्रांसपेरेंसी, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली है। चौथी चीज़ ये है कि ना डब्ल्यूटीओ का सिद्धांत अगला ये है कि एक कंपटीशन को बढ़ावा देगा। ऐसा ना हो कि किसी एक देश की जो सामान है वो पूरे विश्व में हावी हो जाए। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ क्या करता है, व्यापार में कंपटीशन को बढ़ावा देता है ताकि हर एक देश का जो बाजार है वो पूरे विश्व में अपनी अपनी भूमिका अदा कर सके। ऐसा ना हो कि भाई इंडोनेशिया का सामान अमेरिका में बिक ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि जो है व्यापार सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। तो हर एक देश, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, उसमें फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ये डब्ल्यूटीओ का अगला सिद्धांत है। छोटे छोटे देश जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन देशों पर विशेष ध्यान देता है डब्ल्यूटीओ। इन देशों को छूट प्रदान करता है, कुछ सब्सिडीज देता है और कम ब्याज दर पर ऋण दिलवाने की, यानी कर्जा दिलवाने की बात करता है। इतना नहीं, डब्ल्यूटीओ का अगला सिद्धांत ये है कि भाई व्यापार करेंगे लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ये सिद्धांत दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो डब्ल्यूटीओ व्यापार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को भी बात कर रहा है, स्थायी विकास की बात कर रहा है और सदस्य देशों को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो इन्वायरमेंट को नुकसान भी बहुत पहुंच रहा है। तो अगर निगेटिव पॉइंट्स आएंगे तो मैंने साथ के साथ बता दिए हैं, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई डब्ल्यूटीओ के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं, तो डब्ल्यूटीओ के मार्गदर्शक सिद्धांत ये है कि ये गैर भेदभाव की नीति पर चलता है, यानी कि समानता के सिद्धांत पर चलता है। मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर चलता है कि व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक देश से दूसरे देश के बीच में सामान जो है वो मुक्त रूप से आवा जाना चाहिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। व्यापार के नियमों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसके लिए डब्ल्यूटीओ हर साल अपनी कई सारी रिपोर्ट्स निकालता है। फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है ताकि सभी देशों को लाभ पहुंच सके। विकासशील देशों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वो भी व्यापार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। और पर्यावरण और व्यापार में तालमेल बनाने की बात की जाती है। ये सब डब्ल्यूटीओ के क्या हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिन पर चलकर ये अपने नियम कानून बनाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में टीएनसी की भूमिका बताओ। तो देखो, वैसे तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन टिप्पणी वाला है, बट टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। चौथा क्वेश्चन ये है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में टीएनसी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो किसी एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, किसी एक यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन करने से थोड़ा सा बचना, क्योंकि इसमें आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे और डायरेक्ट अगर सिंगल क्वेश्चन आपको आता होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है विश्व की अर्थव्यवस्था में टीएनसी की भूमिका क्या है, तो सबसे पहले हम टीएनसी को डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखो, टीएनसी एक ऐसी कंपनी होती है, पहली बात ये बता दूं मैं, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 से आया है, यानी कि अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ सकते हो, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि विश्व की अर्थव्यवस्था में टीएनसी की क्या भूमिका है। वहीं से हमने इस आंसर को बनाया है। तो टीएनसी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। ये एक ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका जो मेन ऑफिस होता है वो किसी एक देश में होता है और इनकी जो ब्रांचें होती हैं वो अलग अलग देशों में होती हैं।
तो ट्रांसनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका संचालन कई देशों में होता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में अपना काम करती हैं, उत्पादन करती हैं और उत्पादों और सेवाओं को बेचती हैं। तो टीएनसी अपने जो गृह देश है उसके बाहर अन्य देशों में भी अपनी शाखाएं स्थापित करती है। यानी कि एक कंपनी है, मान लो उसका जो गृह देश है वो अमेरिका है, और लेकिन उसने विश्व के बहुत सारे देशों में अपनी ब्रांचेस खोल रखी है जहां उसका सामान बन रहा है और सामान बिक रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ऐसी कंपनियों को हम कैसी कंपनियां कहेंगे? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, टीएनसी, या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई टीएनसी क्या होती है, तो बताओगे टीएनसी एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट का संचालन कई देशों में करती हैं, जिनका मेन ऑफिस अपने देश में है। इसके अलावा उसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस है वो अलग अलग देशों में हैं, अलग देशों में प्रोडक्शन भी हो रहा है, अलग अलग देशों में कंजप्शन भी हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को हम टीएनसी कंपनी कहते हैं। अरबों अरब रुपए का इनका टर्नओवर होता है भाई टीएनसी कंपनियों का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में टीएनसी की क्या भूमिका है। तो देखो, टीएनसी सबसे पहली बात यह है कि विश्व के व्यापार को बढ़ावा देती है, क्योंकि बड़े बड़ी कंपनियां हैं, छोटे छोटे देशों में इन्वेस्ट कर रही हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर रोजगार मिल रहा है लोगों को, बाजार बढ़ रहा है, बाजार में सामान बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व के व्यापार को बढ़ावा देने में टीएनसी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि उत्पादन हो रहा है, बड़े पैमाने पर सामान बिक रहा है यानी कि वितरण हो रहा है। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो विस्तार हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? टीएनसी कंपनियों की वजह से। ये अपने प्रोडक्ट को यानी कि अपने सामानों को और अपने सेवाओं को विश्व के बाजार में लगातार बांटती हैं, जिससे देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अब आईफोन इंडिया में बनेंगे, टीएनसी का उदाहरण है। अब देखो, अगर आईफोन इंडिया में बनेंगे तो कंजप्शन, थोड़ा सा प्राइस इसका कम हो जाएगा और उपभोग और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो विश्व के व्यापार का कहीं ना कहीं विस्तार होगा। तो टीएनसी कंपनियां कहीं ना कहीं विश्व के व्यापार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरी भूमिका इनकी है एफडीआई को बढ़ावा देना। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब टीएनसी विभिन्न देशों में जब उत्पादन करेंगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगी, वहाँ की सेवाओं में बढ़ावा देंगी, तो क्या होगा? उस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, उस देश में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उस देश की आमदनी और ज़्यादा बढ़ेगी और उनका औद्योगिक विकास हो जाएगा। टीएनसी की अगली भूमिका यह है कि इसकी वजह से छोटे छोटे देशों में टेक्नोलॉजी पहुँच पाती है। तो टीएनसी अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी को, उन्नत मैनेजमेंट सिस्टम को दूसरे देशों में लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से वो देश भी क्या होता है? टेक्नोलॉजी को सीख लेता है, मैनेजमेंट को सीख लेता है, और जो वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो वहाँ के स्थानीय उद्योग होते हैं, उसमें सुधार होता है। सिंपल सी बात है, देखो अमेरिका की कंपनी अफ्रीका के किसी देश में जाकर अपनी अगर कंपनी लगाती है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को क्या करती है? रोजगार देती है। अब वहाँ के लोग क्या होंगे? ट्रेनिंग लेंगे, चीज़ों को समझेंगे और उन्हें भी वो चीज़ की ज्ञान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो, टीएनसी की वजह से क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहा है, बड़े पैमाने पर रिसर्च हो रही है, बड़े पैमाने पर विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा टीएनसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है। आज आप देख रहे हो एमएनसी कंपनियां लाखों रुपए सैलरी के रूप में देती हैं, हालांकि काम भी करवाती हैं। लोग बाग कहते हैं बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। अब भाई कोई आपको 1-1.5 लाख रुपए देगा तो फ्री में तो नहीं देगा, काम तो करना ही पड़ेगा आपको। तो जो टीएनसी हैं विभिन्न देशों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करती हैं, जिससे वहाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। हालांकि नौकरियों की जो गुणवत्ता है और जो वेतन है ये अक्सर विवादों में रहता है कि हाँ भाई जो है पैसे कम दिए जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्डिंग हो रही है, उन्हें कभी भी निकाल दिया जा रहा है। तो कई बार ये चीज़ें विवादों में रहती हैं। तो हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं ही हैं। टीएनसी वैश्वीकरण की लीडरशिप करती हैं, यानी कि विश्व में जो वैश्वीकरण हो रहा है, व्यापार जो हो रहा है बड़े पैमाने पर, वो टीएनसी की वजह से हो रहा है, ऐसा मान के चलो। अगली बात यह है कि ये कंपटीशन को बढ़ावा देती हैं और प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा देती हैं। ये अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करती हैं टीएनसी कंपनियां, क्योंकि इनका जो ब्रांड बना है वो इनकी क्वालिटी की वजह से ही बना है। तो देखा जाए तो टीएनसी जो हैं ये स्थानीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से कम्पिटिटिव बनाती हैं, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को बढ़ावा देती है और इनोवेशन को भी बढ़ावा देती हैं। लेकिन टीएनसी का नुकसान ये है कि आर्थिक असमानता होती है। अमीर देश अमीर होते जाते हैं, अमीर व्यक्ति अमीर होते जाते हैं और गरीब देश गरीब होते जाते हैं, गरीब व्यक्ति गरीब होते जाते हैं। तो कह रहा है टीएनसी की वजह से जो प्रॉफिट है वो उसी देश को मिलता है जिस देश की वो टीएनसी है। इसकी वजह से जो लोकल देश है यानी कि स्थानीय देश है उसे पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाता। यानी कि अमेरिका की कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसका जो 90% प्रॉफिट है वो अमेरिका को ही होगा, 10% प्रॉफिट ही सिर्फ इंडिया को होगा। अगली बात हम कर रहे हैं कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। टीएनसी जिस भी देश में इन्वेस्टमेंट करेगी उस देश के संसाधनों पर इसका दुरुपयोग पड़ेगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर कहीं पर इंडस्ट्री लग रही है, कहीं पर फैक्ट्री लग रही है, तो पर्यावरण का नुकसान भी तो उसी देश का होगा जहाँ पर वो फैक्ट्री लगी है। तो पर्यावरण और समाज पर इसका थोड़ा सा प्रभाव क्या है वो गलत पड़ता है।
राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो टीएनसी की वजह से जो छोटे छोटे देश हैं इनके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, जो कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा भी था। आगे इस क्वेश्चन का आप सारांश लिखोगे कि टीएनसी विश्व की अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देती है, इनोवेशन नवाचार को बढ़ावा देती है, और इसकी जो भूमिका है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। आर्थिक लाभ तो होता ही होता है, लेकिन पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में टीएनसी के कुछ सकारात्मक लाभ भी हैं, कुछ नकारात्मक लाभ भी हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे भाई टीएनसी क्या होती हैं, टीएनसी की विश्व में क्या भूमिका है, तो आप बताओगे जो टीएनसी हैं ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, ऐसी कंपनी है जिनका जो मेन ऑफिस है, जो इनकी उत्पत्ति है किसी एक देश में होती है और इसकी जो शाखाएं वो अलग अलग देशों में खोली जाती हैं। ये जो कंपनियां हैं ये विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं, एफडीआई को बढ़ावा देती हैं, व्यापार को बढ़ावा देती हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं, रोजगार को बढ़ावा देती हैं और वैश्वीकरण की लीडरशिप करती हैं, और व्यापार में कंपटीशन को बढ़ावा देती हैं, सामान की गुणवत्ता को बढ़ावा देती हैं, हालांकि सामान काफ़ी महंगे भी होते हैं। असमानता फैलती है, अमीर अमीर हो जाते हैं, इसमें गरीब गरीब हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास टेक्नोलॉजिकल ज्ञान नहीं है उन लोगों को रोजगार के यहाँ कोई अवसर नहीं मिलते। पर्यावरण प्रदूषित होता है बड़े पैमाने पर, जिस देश में ये कंपनियाँ अपने प्लांट लगाती हैं, और जिस देश में भी ये कंपनियां स्थापित होती हैं उस देश की राजनीतिक शक्ति अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि वो देश इनके मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो मैं मान के चल रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब तक हम 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो भी फिर लेंथ हो जाएगी और फिर इतनी सारी चीज़ें एक साथ समझ में भी नहीं आती हैं। तो आगे जो इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ हमें, या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो हमें, या व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे भाग 2 में।